ठीक है, नमस्कार। जी भाईजान। आज का हो विषय गया। है आज का विषय है जीवन के क्षेत्र में पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण को इंग्लिश में बोलते हैं रिनांसा। हम लोग को मालूम है एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। ये रिनांसा वर्ड उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ शब्द है, जहां पर कि कला के क्षेत्र में बहुत काम हुआ, बहुत नई तरह की सोच हुई। हालांकि उस सोच को भी जो प्रौद्ध का सिद्धांत है उसको पूरी तरह से नहीं मानता है। उसमें यह हुआ कि कला के क्षेत्र में कोई किसी तरह की कोई बाधा ना हो। कला, साहित्य, पेंटिंग, इस तरह के जो सब्जेक्ट है, मनुष्य को पूरी आजादी होनी चाहिए। आर्ट फॉर आर्ट से ऐसे करके उसका स्लोगन दिया गया था। लेकिन जो प्रौद्ध का मानना है, आर्ट इज फॉर द सेक ऑफ ब्लेसेडनेस, आनंद की अनुभूति को के लिए ही कला का उपयोग हो, ऐसा प्रौद्ध का मानना है। तो रियांशा, ये कला तो एक छोटा सा क्षेत्र हो गया जीवन का, लेकिन प्रौद्ध के सिद्धांत के अनुसार आज के हमारे जीवन स्तर में जो भी चीजें हैं सभी में पुनर्जागरण की आवश्यकता है। क्योंकि आज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से कोई भी मानव समाज का पूर्ण रूप से कल्याण नहीं हो सकता। जो व्यवस्था चल रही वैसी चलती रहेगी, लेकिन बिना उसके बदलाव के, बिना उसके पुनर्जागरण के, बिना एक नई चेतना लिए, एक नई व्यवस्था लिए, ये एक अच्छा समाज नहीं बनेगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा मनुष्य का जो जीवन स्तर है 3 स्तर पर चलता है। एक हुआ जागतिक स्तर, एक है मानसिक स्तर, एक है आध्यात्मिक स्तर। ये 3 स्तर हैं जिन स्तर पर पूरा मानव व्यक्ति के रूप में या एक समाज के रूप में निर्भर है। मनुष्य के जो जागतिक क्षेत्र है उसमें कई चीजें हैं जिसमें पुनर्जागरण की आवश्यकता है, रिनांसा की आवश्यकता है। वो क्षेत्र है सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, आर्थिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर। ये जो 4 क्षेत्र हो गए, इन चारों क्षेत्रों में पुनर्जागरण की आवश्यकता है। अब हम एक एक करके ये जो चारों स्तर हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि जागतिक स्तर में पुनर्जागरण हो, तो वो कौन कौन से जागतिक स्तर हैं जहां पर जागरण हो, उसके हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कहा, जागतिक स्तर में आता है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। ये जीवन के जो पहलू हैं, इससे मानव समाज व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से या एक समाज के रूप में प्रभावित होता है। जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी हो और उसमें किस तरह की विषमताएं चल रही हैं, यदि हमको विषमताओं के बारे में पता चले तब हम समझ पाएंगे कि हम पुनर्जागरण कैसे करेंगे। तो सामाजिक क्षेत्र में आता है जीवगत भेद, जीवों में आपस में भेद। जीवगत भेद क्या है? जैसे हमको मालूम है इस दुनिया में छोटे छोटे उद्भिद, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं और मानव भी रहता है, और लता गुल्म भी है और बहुत तरह के
पदार्थ से ये दुनिया बनी है। इन जो 4-5 चीजें जिसकी बात हम करते हैं, जो जड़ वस्तु है या जो जीव वस्तु है, अब हम जड़ की हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी जीव की बात करें। जो जीव है, जो हमने कहा 3 तरह के जीव हैं। एक उद्भिद जीव हो गए जो कि सिंगल सेल या मल्टी सेल्स के जो जीव होते हैं। एक पशु पक्षी हो गए, एक मानव हो गया। आज का मानव, जब हम मानव क्षेत्र की बात करते हैं तो इन विषयों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और यही कारण है कि हम अपने स्वार्थ, मतलब मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता, और उसका परिणाम क्या होता है? जो पर्यावरण का स्तर है वो गिरता जा रहा है, और नाना प्रकार की व्याधियां मनुष्य के अंदर जन्म ले रही हैं इसके असंतुलन के कारण। तो पुनर्जागरण क्या चाहिए? हमें इन सारे जीव सत्ता का सम्मान करना है, उनको उचित स्थान देना है। उनके लिए भी जीवन वही वैसा ही प्रिय है जैसा कि हमारे लिए हमारा जीवन प्रिय है। तो मन में जब ये भावना आएगी कि हमारा जीवन जितना प्रिय है हमारे लिए, उतना ही और जो जीव हैं उनके लिए भी वही प्रिय है, तब हमारे सामाजिक जीवन में बदलाव आएगा। पुनर्जागरण सामाजिक क्षेत्र में, दृष्टिगत क्षेत्र से, जीवगत क्षेत्र से उत्पन्न होगा। ये सामाजिक का एक छोटा सा पहलू हो गया। दूसरा है दृष्टांत रूप से, दृष्टिगत रूप से। वो क्या है? हम देखते हैं यहां तक कि मनुष्य में भी कई रंग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई पीला है, कोई सफेद। सफेद तो नहीं है, तो और नाना प्रकार के मिश्रण के रंगों से मनुष्य बना है। और हमारे समाज में इन रंगों को लेकर के भी भेद है। हम इन रंगों के आधार पर मनुष्य को छोटा बड़ा करके हमने मान लिया है। तो ये जो दृष्टांत के रूप से, मनुष्य के जो अपीयरेंस के रूप से, कोई लंबा है, कोई छोटा होता है, कोई 6.5 फीट का होता है, कोई 5.5 फीट का रहता है, कोई 5 फीट के आदमी होते हैं। शरीर का सुडौलपन अलग अलग तरह का होता है, और उसके कारण मन में हमने एक ऐसा भाव पैदा कर लिया कि उसमें एक ग्रेडेशन कर दिया कि वो हमसे कमजोर है, वो काले लोग हैं वो अलग हैं, हम गोरे लोग अलग हैं, हम बीच के लोग अलग हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मानव जाति है, ये 5 उसके प्रकार हैं। प्रकार क्या है? द्रविड़, मंगोलियन, आर्यन, ऑस्ट्रिक और निग्रो। ये जो 5 प्रकार हैं मानव जाति के, तो इन 5 लोगों के अलग अलग तरह की शारीरिक संरचना है, और उनके रंग भेद भी उसमें हम पाते हैं। तो ये जो बाहिक रूप से जो रंग भेद हमको दिखाई पड़ता है, यदि हम इस बात को मानते रहे, इसकी वजह से बहुत शोषण हुआ हमारे समाज में। यदि हम इतिहास को देखेंगे, और अभी भी सब चल रहा है शोषण, ऐसा नहीं कि वो शोषण अभी खत्म हो गया। शोषण किसी न किसी रूप में अभी भी चल रहा है, और बहुत सारे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया इन आधारों पर, रंग भेद के कारण। इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। मनुष्य इस संबंध में आज के आधुनिक युग में
काफी सजग हो गया है, लेकिन फिर भी यदि किसी भी स्तर पर इस तरह का मन में कोई भेदभाव लेकर के चलता है तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। जब तक वो दूर नहीं किया जाएगा तब तक मानव समाज एक अच्छा परिपक्व समाज के रूप में नहीं बन पाएगा। ये हो गई सामाजिक क्षेत्र में। पहले जीवगत भेद हमने देखा, बाद में हमने देखा दृष्टिगत भेद, या इसको वर्ण भेद भी कर सकते हैं, कि रंग भेद भी की संज्ञा भी दे सकते हैं। तीसरा है जन्मगत भेद। बहुत सारे समाज में मनुष्य को जन्म के हिसाब से ग्रेडेशन कर दिया गया, कुल बना दिए गए कि इस कुल का मनुष्य श्रेष्ठ है, इस कुल का मनुष्य निकृष्ट है, ये गुलाम है, ये लोग हैं जो शासन करने वाले लोग हैं, और उनके घर में जो लोग पैदा होंगे वो शासन करने वाले होंगे, गुलाम घर के लोग हमेशा गुलाम रहेंगे। ये जो मानसिकता फैली, उससे भी समाज का बहुत नुकसान हुआ। इस क्षेत्र में भी जो जन्मगत भेद व्याप्त है, और हमारे देश में तो जाति प्रथा जन्मगत आधार पर होती है, बाई बर्थ जाति प्रथा है, ये भी काफी इसके दुष्परिणाम है जो हम सभी उससे अवगत हैं। तो इस क्षेत्र में भी पुनर्जागरण की आवश्यकता है। इस तरह का किसी भी भेद को लेकर चलने से समाज की गति बढ़ेगी नहीं, अधोगति हो जाएगी। और वो हम लोग को दिखा भी पड़ता है कि इन भेदों के कारण मनुष्य में ना मानसिक स्तर पर ना आध्यात्मिक स्तर पर किसी भी स्तर पर आगे नहीं बढ़ पा रहा। हमें तो यह मानकर चलना है कि परम पुरुष हमारे पिता हैं और वही इस जग के संचालक हैं और हम सब उनकी संतान हैं। तो हमारे बीच में भेद कैसा? भेद तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो आज आज तक की जो व्यवस्थाएं थी उनके वजह से कुछ लोगों को सहयोग मिला, कुछ लोगों को वो सहयोग नहीं मिला जो कि अपनी तरक्की कर सके। तो यदि सहयोग मिलता तो वो लोग भी तरक्की करते, वो भी बराबर के इंसान हो जाते। लेकिन सामाजिक विषमता के कारण ऐसा नहीं हुआ। इस विषमता को हटाने का काम ही यही पुनर्जागरण है, जिसका प्रवृत्त कहता है कि हमको समाज के हर क्षेत्र में पुनर्जागरण लेके आना है, जिससे समाज स्वस्थ बने। एक और भेद है जिससे जो कि समाज में व्याप्त है, वह है लिंग भेद या नारी के प्रति जो एक अलग भावना चल रही है और उसके वजह से नारी का शोषण होता है। वह भी अपने आप में जानने वाली चीज है, क्योंकि नारी मानव जाति की 50% है। तो उसके साथ यदि कुछ भेद हो रहा है, यदि उसको समान सहयोग नहीं मिल रहा है, तो आधा समाज पीछे चला जा रहा है। तो प्रौद्ध कहता है कि ये जो लिंग भेद है नारी और पुरुष की वजह से, कि पुरुष का वर्चस्व ज्यादा है, स्त्रियों के अधिकार नहीं है या उनके अधिकार कम है, इस तरह की भावनाओं को लेकर के जब समाज चलेगा तो समाज की अधोगति होगी। तो इस क्षेत्र में भी नारी को एक समान स्तर पर लाकर खड़ा करना होगा। इस क्षेत्र में अभी जो प्रौद्ध का कंसेप्ट है, उसका विचार है, उसमें कहा गया कि लड़की को भी अपने पिता के संपत्ति में अपने भाई के बराबर अधिकार होगा, समान अधिकार होगा। ये बात बहुत पहले कही गई और आज हिंदू समाज में
तो ये संविधान में भी पास हो गया। 2005 में ही पहले एक्ट आया था, उसका क्लैरिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले आया। लेकिन ये केवल हिंदू कोड बिल के लिए इन्होंने चेंज किया है। जो मुस्लिम कोड बिल है उसमें ये चेंज नहीं हुआ। तो मुस्लिम जो औरतें हैं उनके साथ वो अन्याय अभी भी है। वो अपने भाई के बराबर पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार उनको नहीं मिलता। इसके लिए पुनर्जागरण की आवश्यकता है। हम स्त्री को धर्म के नाम पर तो नहीं बांट सकते कि इस धर्म की ये मान्यता है, उसको ये नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा। इसके पहले हम लोगों ने जाना है कि बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि स्त्री के का जो श्रम का पारितोषिक है, उसकी जो मजदूरी है, वो कम मिलती है और पुरुष को ज्यादा मिलती है। कहीं कहीं पर तो स्त्री को अधिकार, सामाजिक अधिकार नहीं है कि उनको इन इन जगहों पर नहीं जाना चाहिए। उनको जैसे हम लोग के भी हिंदू समाज में ही मान लेते हैं, जैसे शनि देव का मंदिर था तो वहाँ स्त्रियों के लिए वर्जित था कि स्त्रियां उसमें नहीं जा सकती। केरल में एक वो मंदिर है, अब इस नाम में इसका भूल रहा हूँ, वहां पर स्त्रियों का जाना वर्जित है कि वहाँ स्त्रियां नहीं जा सकती। मतलब कुछ एज के बाद में छोटी बच्ची जा सकती है, या 60 साल के बाद में वो स्त्री वहां जा सकती है। बीच के जो वायु है उसमें कोई स्त्री नहीं जा सकती। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रतिबंध कहीं हर जगह पर कुछ न कुछ लगा करके रखा गया है। सवाल मंदिर में जाना नहीं जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन जो समाज में जो मानसिकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्त्री को के साथ में भेद होता है। इस भेद के लिए पुनर्जागरण की आवश्यकता है। और समाज में जब तक कि दोनों का समान सम्मान नहीं होगा, समान अधिकार नहीं होगा, तब तक उसका विकास कैसे कैसे संभव है? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोग समाज में जागृति लाएंगे और सबके साथ सबका समान अधिकार हो, उसके लिए आंदोलन होगा। और उसी के द्वारा ये का पुनर्जागरण होगा। और ये हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये हर देश के लिए, हर क्षेत्र के लिए, विश्व में हर जगह के लिए ये चीज लागू होती है। तो प्रौद्योगिकी की जब भी व्यवस्था होगी तो इन बातों का ख्याल करना होगा। चाहे हम संविधान लिख रहे हों या कुछ नियम कानून बना रहे हों, इन सभी में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। जहाँ इसी से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें थी, जैसे कि हम लोग हिंदू समाज में जब लड़की का विवाह किया जाता है तो हम लोग कन्यादान करते हैं। प्रौद्योगिकी इसका विरोध करता है। लड़की तो दान की वस्तु नहीं हो सकती। हम पुरुषों का दान नहीं करते। और दान का मतलब क्या हुआ? एक बार आपने अपने दान दे दिया तो फिर वो आपकी चीज नहीं रही। तो जिस लड़की को हमने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और उसका हम कन्यादान दे करके हम ये कह दें कि अब उससे हमारा कोई नाता नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा पक्षपात हो गया। तो ऐसी परंपराएं भी हमारे यहाँ चल रही हैं। ये सिंबॉलिक रूप से भी चल रही है, प्रतीकात्मक रूप से भी चल रही है। उससे भी नुकसान तो होता है कि हम इस स्त्री को कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है ना कि हम उसको कहीं दान दे देंगे। इस मनोभाव के कारण, इस तरह के मनोभाव के कारण ही स्त्रियों का शोषण होता है। और जबकि स्त्री एक दूसरे के घर जाकर के जा रही है, अपना घर जो उसने 20 साल 25 साल तक जिस घर में रही, उसको छोड़ के दूसरे घर में जा रही है, और हम उसके अधिकार को वंचित कर दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा सामाजिक दुराभाव होगा। इसलिए प्रौद्योगिकी की व्यवस्था में इस कन्यादान जैसी जो
रीति है उसका विरोध किया गया। केवल इसलिए कि भले ही ये सिंबॉलिक रूप से हो, लोग फिर भी हम अपनी बेटी को बेटी के रूप में मानते हो, वो चलेगा, लेकिन सिंबॉलिक रूप से भी ऐसा क्यों किया जाए जिससे कि एक मानसिकता, ऐसी मानसिकता उजागर होती है कि नहीं वो हमसे अलग है, वो हमने उसको अपने घर से दान दे दिया और हमने अपना पाला झाड़ लिया। यही कारण होता है कि माँ बाप के जाने के बाद में जब भाई बंधु रह जाते हैं तब उस स्त्री को ज्यादा पता चलता है कि जब माँ बाप थे तो थोड़ा सा प्यार था, आती जाती थी, भाइयों के साथ में वो व्यवहार बिल्कुल नहीं रह जाता, क्योंकि ये जो व्यवस्था बनाई गई है उसके वजह से ऐसा हो रहा है। खैर, अभी हम लोग राजनीतिक स्तर, जैसे ये सामाजिक स्तर हो गए, तो इन सारे सामाजिक स्तरों में हमने बात की जो जीवगत भेद है, जो वर्णगत भेद है, जो जन्मगत भेद है, जो लिंग के कारण जो भेद था, इन सारे भेदों को नष्ट करना होगा समाज में नई चेतना लाने के लिए, ये बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में भी देखा गया कि स्त्रियों को बराबर का अधिकार नहीं मिला। कहीं कहीं तो कुछ समय से पहले तक तो कुछ देशों में वोटिंग राइट भी उनके नहीं होते थे, तो राजनीतिक क्षेत्र में उनकी दखलंदाजी नहीं हो सकती, ऐसा उनका प्रावधान था। तो जब राजनीतिक साझेदारी नहीं रहेगी तो जो नियम कानून वहां के बन रहे हैं वो स्त्री अपने ढंग से कैसे बना पाएगी, अपनी बात कैसे जो कानून बनाने वाले लोग हैं वहां तक पहुंचा पाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भेदभाव न हो। इसके लिए जरूरी होगा कि जो राजनीति की जो व्यवस्था है जो हर जगह अलग अलग तरह से बनी हुई है, अब कहीं पर मार्क्सवादी विचार से सरकारें बनी हुई हैं, कहीं पर पूंजीवादी व्यवस्था के हिसाब से सरकारें बनी हुई है, प्रजातंत्र कहीं चल रहा है, कहीं पर प्रजातंत्र एक अलग रूप में चल रहा है, राजतंत्र कहीं चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। ये जो चारों तीन चार प्रकार की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं पूरे विश्व में, इन व्यवस्थाओं में जो आज प्रजातंत्र की व्यवस्था है वो अपने आप में उत्तम व्यवस्था है। इसमें भी गुंजाइश है, ऐसा नहीं कि ये एक अल्टीमेट चीज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और व्यवस्थाओं से ये व्यवस्थाएं अच्छी है, प्रजातंत्र की व्यवस्था अच्छी है। तो इस प्रजातंत्र की व्यवस्था और जगह नहीं है, और जहां राजतंत्र चल रहा हो, जहां और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अलग ढंग से जो अपने बना रखा है, जहां राजनीतिक रूप से लोगों का एक दमन होता है, दूसरे विचारों के लिए वहां कोई स्थान नहीं रहता, केवल वो अपने विचारों को ही आगे बढ़ावा देते हैं, तो जो मानवता कुंठित होती है। क्योंकि ये जो साम्यवादी व्यवस्था या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जहां पर भी है, वो जड़वादी भौतिकतावादी विचारधारा के लोग हैं। वो मनुष्य की जो सूक्ष्म भावनाएं हैं, मनसा आध्यात्मिक जो भावनाएं हैं, जो उसकी आध्यात्मिक भावनाएं हैं, उसके लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। वो हर एक चीज को मनुष्य के भौतिक स्तर पर ही बातें करते हैं, उससे आगे बात नहीं करते। और यही कारण है कि वहां पर जो जितनी भी सूक्ष्म भावनाएं हैं, उनका साहित्य है, उनका कला है, उनकी वहाँ धर्म की भावना है, अध्यात्म की भावना है, वो कुंठित रहती है। जबकि प्रजातंत्र में इस तरह के अधिकार सबको दिए गए। तो प्रभु की व्यवस्था में हमको विश्व स्तर पर ये देखना होगा
कि सारे समाज का या सारे लोगों का, विश्व के स्तर के लोगों का यदि कल्याण करना है तो इन सारी व्यवस्थाओं को बदलकर उसमें हर स्तर पर परिवर्तन लाना होगा, नई चेतना जगानी होगी, और नई चेतना जगा करके ही हम सारे मानव का कल्याण कर पाएंगे, अन्यथा वो कल्याण संभव नहीं होगा। तो ये हो गया राजनीतिक स्तर पर किस तरह से हम पुनर्जागरण करें। इसी तरह से क्षेत्र एक आता है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र का शोषण मनुष्य को बोलते प्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, एक मनुष्य को ऐसा अधिकार है कि वो जितनी चाहे उतनी संपत्ति को एकत्रित कर ले, और दूसरे मनुष्य को वो अधिकार नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, उस पूंजीवादी व्यवस्था से कुछ लोगों का शोषण होता है। उसको जीने के लिए जो पर्याप्त साधन उसको मिलने चाहिए थे, उसके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए जो दूसरे मनुष्य की आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं रहती। वो अभाव के जीवन में पूरा जीवन बिता देता है। उसके आने का जो जीवन का मकसद था, जो उसका अर्थ था, वो अर्थ से दूर हो जाता है, दूर ही रहता है। इस तरह की जो बातें हो रही हैं आर्थिक क्षेत्र में, तो इन आर्थिक विषमताओं को भी दूर करना होगा। और इसीलिए प्रभुत्व की व्यवस्था में कहा गया कि हम संविधान में ये गारंटी देंगे कि हर मनुष्य की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो सबको मिले, और वो न्यूनतम आवश्यकताएं का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए, और मनुष्य की क्रय क्षमता भी उसकी गारंटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गारंटी होगी, अधिकार उसका संविधान में होगा कि उसकी जो क्रय क्षमता है उसमें किसी तरह का ह्रास न हो, कमी नहीं हो, उत्तरोत्तर वो उसकी बढ़ोतरी होती रहे। ये लक्ष्य होगा प्रवृत्ति गवर्नमेंट का। ऐसा होने से आर्थिक क्षेत्र में पुनर्जागरण की संभावना बढ़ जाएगी। नहीं तो आज के जीवन में हर देश में देखा गया है कि आर्थिक व्यवस्था के केंद्र में आम आदमी नहीं है, कुछ विशेष लोग उस आर्थिक व्यवस्था के केंद्र में होते हैं, और वो उन व्यवस्थाओं को चला रहे होते हैं जिसके कारण वो अपने हित को पहले देखते हैं और जनसाधारण के हित को नहीं देखते, और शोषण का ये चक्र चल रहा है। तो इस तरह के जो शोषण के चक्र हैं इनको हमें हटाना होगा। ये एक पुनर्जागरण का काम है, रेनेसां का ये हमारा काम है। अब आता है सांस्कृतिक क्षेत्र में। हम देखते हैं कि हर भौगोलिक क्षेत्र के लोग, या एक भौगोलिक क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग कहते हैं उनकी संस्कृति अलग अलग है। ये बात सही नहीं है। मनुष्य की संस्कृति एक है, मनुष्य की संस्कृति अलग अलग नहीं है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। उस जो संस्कृति जिन भावनाओं से बनी है उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। जैसे अब जहाँ गर्म देश है वहां कपड़े अलग तरह के लोग पहनेंगे, जहाँ ठंडा देश है वहां कपड़े अलग तरह के लोग पहनेंगे। कहीं पर शरीर को पूरा ढक करके रखेंगे, कहीं पर शरीर को उतना नहीं ढकेंगे। कहीं पर जिस तरह की जो उपलब्धता है, जैसे साधन उपलब्ध है, उनका वो अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, और उसके वजह से जो संस्कृति की अभिव्यक्ति हो रही है वो हर जगह भिन्न भिन्न होगी। प्रौद्ध के सिद्धांत के अनुसार मानव की जो संस्कृति एक है, मनुष्य में
कोई भेद नहीं है, और क्योंकि इसमें भेद करने की जरूरत भी नहीं। इसलिए प्रोत कहता है कि सांस्कृतिक आधार पर भी जो भेदभाव होता है, पहले तो वर्ण के आधार पर तो था ही, लेकिन वो उनके जो रीत रिवाज है, उनको जो बोलने का जो ढंग है, उनकी जो कला की शैली है, उनके अंदर जो नृत्य का जो अपना एक अलग तरीका है, उनके जो म्यूजिक का एक अलग तरीका है, इन सारी चीजों में जो भिन्नता है, इस भिन्नता के हिसाब से हम मानव को बांट नहीं सकते। जब हम नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि प्रोत के सिद्धांत के अनुसार हमारी संस्कृति एक है, संस्कृति में कोई भेद नहीं है, या संस्कृति में भेद नहीं है, तो अभिव्यक्ति को हमें हर एक आदमी की अपनी कला की अभिव्यक्ति का आजादी देनी पड़ेगी, उसको साथ में लेकर चलना होगा। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में, एक संस्कृति के क्षेत्र में लोग कुछ आगे बढ़ गए, कुछ लोग कुछ पीछे रह गए, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके आर्थिक शोषण है, सामाजिक शोषण है, कुछ और तरह की जो चीजें हो रही है, तो सबके अंदर समानता तो नहीं आ पाई। तो उनके जो सांस्कृतिक तरीके हैं, उनको जो रीति रिवाज है, उनका जो पहनने का ढंग है, उनकी जो साहित्य की शैली है, उनके अंदर और जो कला के अभिव्यक्ति की जो चीजें हैं, उसमें भिन्नता मिलेगी। लेकिन उन भिन्नताओं के कारण हम मानव में भेद नहीं करेंगे, और इस सोच को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी पुनर्जागरण की स्थिति आएगी, रिनंसा की स्थिति आएगी, जो कि हम सभी के लिए करनी है। हमें इन जागतिक क्षेत्रों में जो हमने चर्चा की, जागतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसका सामाजिक क्षेत्र है, उसका आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, इससे जगत से हम जुड़े हुए हैं, इन्हीं वजहों से हम जगत से जुड़े हुए हैं, ये जागतिक क्षेत्र हो गए। इन सभी में रिनांसा की आवश्यकता है, पुनर्जागरण की आवश्यकता है, नई चेतना का प्रसार करने की आवश्यकता है। और इन नई चेतना का जो प्रसार होगा, वो एक उद्देश्य को लेकर के होगा, जिससे कि हम फिर शोषण न कर पाए किसी का। हम सभी उस परम पुरुष की संतान हैं। हमारे वेशभूषा अलग हो सकते हैं, हमारे शरीर की संरचना अलग हो सकती है, शरीर के हमारे रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक पिता की संतान हैं। इस बात को लेकर के जब हम आगे चलेंगे, तभी हम समाज में, इस जगत में एक अच्छी व्यवस्था को ला सकेंगे। इसके लिए पुनर्जागरण की आवश्यकता है। अब हम लोग बात करते हैं मानसिक क्षेत्र में। अब ये जो हम जागतिक क्षेत्र की बातें कर रहे थे, इसका असर तो हमारे मानसिक क्षेत्र में ही पड़ता है, मानसिक क्षेत्र से ही हम ज्यादा सोचते हैं। यदि मानसिक क्षेत्र में हम इन बातों को प्रश्रय देंगे, तो हमारा मानसिक विकास होगा क्या, उसको हम नहीं सोचते हैं। हमें मालूम है कि ये जो पूरा विश्व है, इस संचर प्रतिसंचर धारा में चल रहा है। पहले संचर धारा में, फिर प्रतिसंचर धारा में मनुष्य का क्रमिक विकास हो रहा है। एक जीव से उन्नत जीव, उससे उन्नत जीव, उससे उन्नत जीव, और फिर आकर के हम मानव जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ये जो हमारी जो जीवन की जो शैली है, जीवन का जो क्रमिक विकास है, वो किधर हो रहा है? वो हो रहा है आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जो मन में एक इच्छा रहती है, कुछ आगे बढ़ें, कुछ आगे विकास करें, कुछ अलग तरह से पाने के लिए, जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे। जब हम मन में इच्छा होती है, तो उस अनंत इच्छा को पाने के लिए वो जो भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती, और वो मानसिक स्तर पर भी नहीं मिलती। यदि हमारा मानसिक स्तर भौतिक वस्तुओं के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे जो मन है उसमें जड़ता आ जाएगी। क्योंकि मन का अभोग यदि जड़ वस्तु हो गया,
तो हमारे अंदर जड़ता आ जाएगी। ये जड़ता हमारे मानसिक स्तर को अवरोध करेगी, उसके विकास को अवरोध करेगी। हाँ, तो उसको मानसिक रूप से अवरोध अवरोध करेगी। तो मनुष्य का जो मानसिक विकास कैसा होना चाहिए? मानसिक रूप से आगे मनसा आध्यात्मिक रूप में जाना चाहिए। ये मनुष्य के सूक्ष्मतम मानसिक स्तर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक अलग भावना पैदा होती है। मनुष्य के अंदर एक ऐसी भावना पैदा होती है कि ये जो जगत है, ठीक है, जीवन के लिए तो हमको जगत चाहिए, लेकिन हमारा विकास कहीं और ऊंचा हो रहा है, होना चाहिए, आनंद की स्थिति में जाना चाहिए। उस स्तर को पाने के लिए हमें अपने इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा आत्मिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आत्मिक विकास अध्यात्म के रास्ते पे चलेगा तब तो ठीक है। यदि वो जड़ता के रास्ते पर चला गया, मन जड़ता के रास्ते पे चला गया, तो फिर दिक्कत होगी। तो ये हम कैसे पाते हैं कि हमारे अंदर जड़ता की भाव आ रहे हैं या हमारे अंदर वो सूक्ष्म भावनाएं पैदा हो रही हैं जो कि हमें परम पुरुष से नजदीक लेके आती हैं। उसके 2-3 उदाहरण हम देते हैं। डॉगमा, भाव जड़ता। जब हम जड़ वस्तु के साथ में, जड़ विचार के साथ में अपने आप को कर लेते हैं तो भाव जड़ता आती है। डुप्लिसिटी की भावना, हम किसी को बात कुछ और कहते हैं और अपने लिए हम कुछ और सोचते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी थी कि एक पंडित जी थे, चौकी पे बैठकर सबको उपदेश दे रहे थे कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो तामसिक चीज है। तो उनकी पत्नी ने लहसुन प्याज खाना डालना बंद कर दिया और वो फिर उनको लगा करे ये क्या हो गया है, तुम लहसुन प्याज क्यों नहीं डाल रही हो? उसने बोला कि तो आप ही ने तो बोला था कि लहसुन प्याज तामसिक चीज है, इसको नहीं खाना चाहिए। तो पंडित जी बोलते हैं, भाई चौकी की चीज चौका में नहीं होनी चाहिए। मतलब चौकी उपदेश देने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है। इस तरह की जो डुप्लिसिटी भावना जो पैदा होती है, एक जस्ट थोड़ा सा एक उदाहरण था ये, कि हम अपने लिए स्टैंडर्ड अलग रखते हैं, दूसरों के लिए अलग स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। ये भावना अच्छी नहीं है, इससे मानसिक विकास नहीं होगा। इसी तरह से भाव प्रवणता की भावना, सेंटिमेंट्स, हम अपने आप को संकुचित दायरे में जब रखते हैं, जियो सेंटिमेंट, भौगोलिक रूप से कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा गांव है, ये हमारा शहर है, हम उससे आगे नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो संकुचन है मानसिक स्तर पर, यह मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देता। इसी तरह से जो सोशियो सेंटिमेंट्स हैं, जियो सेंटिमेंट्स है, चाहे पेट्रोलिज्म की फीलिंग हो या एक ग्रुप की हो या एक कास्ट की हो, एक कम्युनिटी की फीलिंग हो, यह मनुष्य के विकास नहीं होने देता। इसी तरह से यहाँ तक कि ह्यूमनिस्टिक फीलिंग कि हम मानव हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं जीव में, तो हम जीव जीव को खा सकते हैं। एक ऐसी बात चलती है ना कि ये जानवर किसके लिए बने हैं? हमारे खाने के लिए बने हुए हैं। लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि जीव जीवों से भोजनम, तो सारे जीव हमारे भोजन के लिए बने हुए हैं। ऐसी भावना लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि केवल मानव जाति है वही श्रेष्ठ है और उसके पास ही सारे अधिकार हैं। हम गलती करते हैं। हमको पूरे विश्व में सामंजस्य बनाकर चलना होगा। जैसा हमने पहले कहा, जीवगत भेद की बात जब हम कर रहे थे, सभी जीव को अपना जीवन प्यारा है। सबको ही उतना कष्ट होता है जब उससे उसका जीवन छीना जाता है, जैसे कि हमको कष्ट होगा जब हमारा जीवन हमसे छीना जाएगा। तो हम अपनी भावनाओं को, मानसिक स्तर को इस तरह का बना दें जिसमें कि हम इस तरह के भेदभाव से ऊपर उठ जाएं। यही होगी मानसिक क्षेत्र में पुनर्जागरण। इसके लिए हर मनुष्य के अंदर